मिलिट्री ताकत नहीं है, और अगर उसको रशिया की तरफ से अगर चैलेंज आ जाता है तो अमेरिका के बिना वो इस चैलेंज को नहीं इस फेस कर सकता है। तो ये आपको आपको मानना पड़ेगा। और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे श्रुति जी आपको नोट करने वाली है कि टर्की को एक एक इसको ताकत अमेरिका देने की कोशिश कर रहा है आने वाले वक्त में ईरान के साथ लड़ने के ठीक लिए। है। इसलिए आपने देखा ये जो F-36 की डील है जो एक टाइम पे रद्द कर दी थी, बिकॉज टर्की ने रशिया से S-400 आपका एयर डिफेंस सिस्टम लिया था, और यूएस उस पर नाराज हो गया था और उसने F-36 की डील उसने रद्द कर दी थी। आज वही डील वो इसको अमेरिका टर्की को दे रहा है। क्यों दे रहा है? बिकॉज अभी वो जानता है कि इजराइल अकेला इसको ईरान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, उसको टर्की की भी जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। आने वाले वक्त में। और टर्की और ईरान दोनों मिलके एक प्रॉक्सी की तरह अमेरिका के लिए लड़ेंगे, और अमेरिका यही चाहता है। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास। अरविंद सिंह तेजावत सर भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर आपसे मेरा यही सवाल होगा, देखिए इजराइल का मकसद फिलहाल के लिए पूरा नहीं हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं, और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, खास तौर पर पश्चिमी देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल की वजह से ट्रंप का दिमाग बार बार घूम रहा है, क्योंकि ट्रंप ने तमाम बातों का उल्लंघन किया। और देखिए मेजर जनरल सर ने ये बताया कि ईरान ने भी कुछ बातों का उल्लंघन किया है एमओयू के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें अभी की जो मतलब करंट सिचुएशन व्हाट्स गोइंग ऑन, अगर अभी हम गौर फरमाएं सर, तो आपको क्या नजर आ रहा है, किसके द्वारा, कौन से दोनों देशों में से एक के द्वारा ज्यादा उल्लंघन शर्तों की किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए उल्लंघन दोनों ही तरफ से होता है। एब्सोल्युटली। जब लड़ाइयाँ होती है तो जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, जब आपके लिए पूरी दुनिया आपके विजन में नहीं होती है, तो उल्लंघन दोनों ही तरफ से होता है। ठीक जैसे कि महाभारत में भी पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से उल्लंघन हुआ था मर्यादा का। तो एमओयूज जब बना था तो इसके अंत की घोषणा उसी दिन हो गई थी कि इसका उल्लंघन होना है। सबसे पहले अमेरिका ने सीज फायर तोड़ के इसका उल्लंघन किया, उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने कंट्रोल करके इसका उल्लंघन किया। तो यह चीजें हैं। दूसरी जो गौर करने लायक है, खासकर नेटो का आपने जो जिक्र किया, उसमें यह है कि नेटो क्या था, बेसिकली वो यूनाइटेड स्टेट की फ्रंट लाइन था। जब यूनाइटेड स्टेट उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो नेटो का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि नेटो का जो 60% तक उसका जो कंप्लीट जो एक्सपेंडिचर होता था वो यूनाइटेड स्टेट वहन करता था। अगर यूनाइटेड वहां से निकल जाएगा तो उसकी वैसे भी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट को जो फ्री करवाने का जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, इसके सपोर्ट में यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देश भी हैं, क्योंकि उनकी वजह से भारत जैसे देशों को भी नुकसान हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। अगर ईरान अपना वर्चस्व स्थापित करता है तो ना तो यूरोपियन यूनियन खुश है ना इंडिया खुश है। तो इसीलिए यही कारण है कि इस मुद्दे पे हम लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हैं। पर यह भी हमें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस लड़ाई के फैसले से हमें काफी नुकसान हुआ है। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल ने अपना मकसद हासिल कर लिया है। कारण यह कि उसका एक मकसद था कि यूनाइटेड स्टेट को इसमें इन्वॉल्व कर लो, इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट और ईरान लड़ते रहेंगे और इसका फायदा जो है वो इजराइल को मिलेगा, और वो अपनी पूरी की पूरी ताकत है जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं उनको बर्बाद करने में लगाएगा। तो अभी स्ट्रेटजी ये है कि जो इजराइल है वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उनको खत्म करने की कोशिश करेगा, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो ईरान पे दबाव बनाए रखेगा ताकि वो उन प्रॉक्सीज को मदद ना कर पाए। तो इसी नीति के तहत ये लड़ाई चलेगी। और ये देखिए मैं एक और सवाल का जवाब आपसे ही चाहती हूँ सर, लेकिन आप देखिए कि अब तक प्रॉक्सीज पर अमेरिका ने कुछ नहीं, मतलब अमेरिका ने कुछ नहीं किया। जिस तरीके से वो दावे कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉक्सीज को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, अब तो और यहाँ पर मजबूती से के साथ जनरल वाहिद के मौत के बाद, हालांकि ये स्पेकुलेशन इज गोइंग ऑन, ये भी कहा जा रहा है कि कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान के जो कमांडर थे वो नहीं मारे गए हैं। खैर ये स्पेकुलेशन है, मैं ये नहीं कह रही कि दावे के साथ मैं कह रही हूँ। लेकिन सर ये बताइए, अब तक प्रॉक्सीज तो ईरान की और मजबूत हो रही है, फिर मजबूत नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हमास की कैपेसिटी को हम देखें तो अगर 100 माने तो वो 90% तक खत्म किया जा चुका है। अभी उसको उठने में बहुत अच्छा खासा वक्त लगेगा। हिजबुल्लाह है, उसके ताकत को 50% तक खत्म किया जा चुका है।
हूती पे बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है, पर उसके 10 से 20% उसकी कैपेसिटी भी खत्म की जा चुकी है। तो यहाँ एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इन प्रॉक्सी से लड़ने का जो अनुभव है वो इसराइल के पास है, वो यूनाइटेड स्टेट के पास नहीं है। अगर यूनाइटेड स्टेट इसमें अपने आप को इंडल्ज कर लेगा तो उसके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये लगभग अंडरस्टैंडिंग है। ये जो लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को ये समझाया, या वो मीडिया या बाहर के लोगों के लिए ठीक है, पर इसराइल और यूनाइटेड स्टेट में अच्छे से समझ है कि उनको क्या करना है, और मिलकर उन्हें पूरे मिडल ईस्ट पे कैसा कब्जा करना है और वहां के सोर्सेज रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, ये उन्हें अच्छे से पता है। तो आप देखेंगे कि अमेरिका है वो पूरी तरीके से ईरान पे लगा रहेगा, और मुझे लगता है कि दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, हाँ, कि दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम भी जब टीवी डिबेट्स में ये सवाल पूछते हैं तो यही कहते नजर आते हैं कि कुछ नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप का, कभी दिखाने की कोशिश करते हैं कि समझौता कर लेंगे और वही डोनाल्ड ट्रंप रात में ही एयर स्ट्राइक कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी। तो शक्ति जी, इतना तय है कि ये लंबी लड़ाई चलेगी, और इसीलिए भारत के जो खासकर विदेश मंत्रालय है तो इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने भी शुरू कर दिए हैं, खासकर के लिए या तमाम चीजों के लिए। तो बिल्कुल ठीक बात है सृष्टि जी। ठीक है मेजर सर, आपके पास मेरा रुख होगा सर। अभी यहाँ पर आपने सुना अरविंद सर भी यही कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट इनका। मैं चाहूंगी आप भी इस पर अपनी टिप्पणी करें सर। अगर अब अल्टरनेटिव्स पे जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया, तो सर क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर विकल्पों के सुझाव लिए जाने चाहिए? क्योंकि देखिए अब समय आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो जंग है ये और भीषण होने वाला है फर्स्ट फेज से ज्यादा। श्रुति जी, आई जस्ट वांट टू करेक्ट यू, इसको मेजर नहीं है, मेजर जनरल है, तो थोड़ा आप इसको डेजिग्नेशन का ध्यान रखिए जी। माफी चाहूंगी सर जी। मेजर था 30 साल पहले, है ना। अच्छा। तो फौज में बड़ी रैंक्स होती है, मेजर के बाद आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, उसके बाद आपको मेजर जनरल का रैंक मिलता है। तो एक हम चाहते हैं कि इसको रैंक का भी आदर किया जाए। जी जी, श्योर। तो ये चीज देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं इसको थोड़ा एक एक ओपिनियन का डिफरेंस रखता हूँ। कोई भी लड़ाई टेम्पलेटेड नहीं की जाती। जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, वो आपकी 4 साल तक चल रही है, बिकॉज जो एक लॉजिस्टिक स्टेमिना है इसको यूक्रेन में और रशिया में, उस लड़ाई को लंबा खींचने का, बिकॉज वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव है, और ग्राउंड ऑफेंसिव में आपका लॉजिस्टिक स्टेमिना आप उसको बना के रखते हैं, और उसकी इंटेंसिटी आप इसको कभी अपना ज़्यादा कर देते, कभी कम कर देते। अब यहाँ पे जो लड़ाई है वो एक एट्रिशन वॉर। एक एट्रिशन वॉर का मतलब है कि आप बूट्स एंड ग्राउंड लेके नहीं जाते, आपके यहाँ पे लॉजिस्टिक बेसिस नहीं है, और आप एक लंबे टाइम तक ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर जो लोग बोलते हैं कि लंबी चलेगी, आई वॉन्ट टू आस्क देम, कितनी लंबी चलेगी? इस कितना दम है एक दूसरे के पास कि इस लड़ाई को सालों तक खींच ले? इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको ये फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इसको लॉजिस्टिक स्टेमिना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लड़ाई में। आपके दो पहलू होते हैं एक लड़ाई को जीतने के लिए, एक होता है मिलिट्री पावर, एक होता है लॉजिस्टिक स्टेमिना। अब इसको मिलिट्री पावर तो अभी इसको ईरान के पास है नहीं, जिस हिसाब से इसको अमेरिका के पास है, बट ईरान के पास एक लॉजिस्टिक स्टेमिना है जो उनको 3 to 6 months की लड़ाई इसको खींच सकता है। ईरान इससे ज्यादा नहीं खींच सकता। देखिए आपकी इंटेंसिटी, आप देखिए आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स होती हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ आपके ड्रोन्स होते हैं, आप उसी तरीके से लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई मैं इसको बिल्कुल नहीं देखता यहाँ पे। और ये आप इसको देखेंगे, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, टाइम बताएगा, बिकॉज ये लड़ाई आपकी लंबी नहीं चल सकती है। और जो भी प्यूनिटिव एक्शन अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा है, वो ईरान को एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है कि हम आपकी तबाही कर सकते हैं। अब इसको मुझे बताइए, आपका जो ईरान का जो भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम वो जमीन के नीचे है, और इतनी 50 दिन की लड़ाई देखिए आप जी।
4,000 टारगेट्स आपने ईरान में उसको मारे हैं, फिर भी Absolutely ईरान so. अभी भी इसको लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? बिकॉज आप उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए, बिकॉज आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके आए, और इसीलिए आप इस लड़ाई को अपने तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। एक ठीक है। आपकी कन्वेंशनल आर्मी है और ईरान की एक आपकी अलग आर्मी है जिसमें मिसाइल ड्रोन इस टाइप के होते हैं, और वो जमीन के नीचे आप उनको अभी तक नष्ट नहीं कर पाए। अभी तक जो भी आपने ईरान ठीक है। के साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक अमेरिका ने की है कि एक लॉजिस्टिक पॉज तकरीबन 45 दिन का आपने ईरान को दे दिया। इसका मतलब कि आपने 45 दिन तक कोई हरकत नहीं करी इस को ईरान को कमजोर करने के लिए। ईरान ने क्या किया इस 45 दिन में? अपना जो भी रिप्लेनिशमेंट था, मैन्युफैक्चरिंग था, और जो भी उस तरीके की उसकी कैपेबिलिटी ठीक थी, है। उसने उसको उसको रिकूप किया, और इसलिए अभी वो एक एक नए सिरे से, नए तरीके से आपके ऊपर अटैक कर रहा है। बिल्कुल तो सर, ये मैं समय मानता हूं। की कमी हाँ, है, सॉरी। मैं माफी के साथ आपको बीच में ही टोक रही हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर आने के लिए और तमाम अपना विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, कहीं मैं